हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, जिस प्रकार मैंने भी लाया है, 2 बार क्लियर किया है सीटेड। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है 30/12/2021 का है। ये 30 दिसंबर को हुआ था, जो 2021 में उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक बालिका कूदने सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, विकास की प्रकृति सतगामी नहीं है, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हुआ विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, क्योंकि पहले वो उछलना सीखती है, बाद में कूदना सीखती है। तो उछलना सीखी है तो इसका मतलब पूर्व अनुमानित है, उसका उछलना सीख ली है तो बाद में कूदना सीखेगी। तो इसका आंसर हुआ विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो पहला ऑप्शन है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, चौथा शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो बालकों में वृद्धि और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर 3rd नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो पहला है प्रकृति, आनुवंशिकता, लालन पालन, क्रोमोजोम। तो इसमें भौतिक और सामाजिक दोनों दिया है, तो इसमें लालन पालन 3rd ऑप्शन इसका सही हुआ। इसमें लालन पालन, क्योंकि लालन पालन में भौतिक एवं सामाजिक दोनों आ जाते हैं। तो आनुवंशिकता रहेगा तो केवल आनुवंशिकता ही, प्रकृति केवल बाहरी चीज़ें रहेंगी। तो लालन पालन में बाहरी और आनुवंशिकता दोनों आ जाएंगे। तो ठीक है, इसका आंसर हुआ 3rd। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार एवं संचार माध्यम, पास पड़ोस एवं शिक्षक, परिवार एवं पास पड़ोस। तो प्राथमिक पूछा है, तो प्राथमिक में परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार हमेशा प्रथम में आता है और पास पड़ोस अगर उसके साथ रहेगा तो वो भी प्रथम में आता है। तो ठीक है, इसका आंसर हुआ 4 नंबर 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो पहला है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन अभिनवीकरण, चौथा है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो इसमें यह है कि जैसा वो करेगा, मतलब एक क्रेयॉन देगी उसे, तब वो खुद एक क्रेयॉन देगा। तो यांत्रिक रूप से सोचता है, जैसे कि मशीन में अगर तेल डाला जाएगा तभी मशीन चलेगी, उसी प्रकार वो उसे क्रेयॉन देगी तभी वो क्रेयॉन देगा। तो यांत्रिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम है? पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 4th है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है संरक्षण में असक्षम है और बाकी संकेत वस्तुओं को समझता है बच्चा। तो इसका आंसर हुआ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ।
और थर्ड, इसका एज भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस एज में पूर्व संक्रामक अवस्था रहती है। 2 से 7 वर्ष रहता है, 2 से 7 वर्ष से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी वाला 0 से 2 वर्ष, औपचारिक वाला रहता है 11 से 15 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहता है 7 से 11 वर्ष। तो इसकी एज भी आप लोग याद कर लीजिए, कभी कभी इसमें एज भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण आता है? पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता की योग्यता, दूसरा है सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, तीसरा है केंद्रीयता, चौथा है अनुपातिक तर्क की योग्यता। तो इसमें बच्चा अगर जो है किसी पतले चौड़े गिलास में पानी भरा गया है और वही पानी अगर लंबे गिलास में पलट दिया जाता है तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि वो उसे लगता है कि यही लंबे गिलास वाला पानी ज़्यादा है। तो इसमें उसे अकेंद्रीयता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की कमी है इसमें। तो यही थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा कहता है मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अध्यापक उसे सहायता प्रदान करता है, या कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा कहता है पंजे। अध्यापक कहता है सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है, बच्चा या ये वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है आलोकनात्मक अधिगम, सेकेंड है विवरणात्मक अधिगम, थर्ड है पाठ, चौथा है संज्ञात्मक संघर्ष। इसमें बच्चा जो है बच्चे की मदद कर रहा है अध्यापक, थोड़ा उसे हेल्प कर रहा है अध्यापक, थोड़ा उसे मोटिवेशन दे रहा, पूरी तरह हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पूछता ही क्योंकि ये बिल्ली के पैर है, उसे थोड़ा हिंट दे देता है और पूछता है कि यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि यह बिल्ली के पैर है, तो हिंट दे देता है। तो इसमें पाड़ पर इसका फोल्डिंग यानी पाड़ प्रदान कर रहा है अध्यापक, बच्चे को थोड़ा उसकी मदद कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेब-वार्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? अब अगर लेब-वार्स्की का क्वेश्चन आए तो उसमें ये 3 यस सी यल ये चीज़ें याद करिए। यस से है सोशल, सी से है कल्चर और यल से है लैंग्वेज। तो यही जिसमें यस सी यल से संबंध हो वही उसका आंसर रहता है। तो देखिए, पहला है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, दूसरा है मनोयौनिक दृष्टिकोण, तीसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, चौथा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो यस सी यल हम आपको बताए हैं। तो यस सामाजिक किसमें है? तो सामाजिक फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यही फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हुआ। लेब-वार्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो पहला ऑप्शन है बड़ों को अनुसरण करके, दूसरा है बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं, चौथा ऑप्शन है। तो बच्चा जिसमें स्वयं एक्टिविटी करके सीखता है वही ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है पेडागोजी का एक टैग वर्ड है। तो एक्टिविटी जिसमें दिया स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखता है। तो यही ऑप्शन सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन। बाकी अगर बच्चा व्याख्या जो करते हैं उससे सीखता है तो ये गलत है, क्योंकि व्याख्या से बच्चा नहीं सीखता है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही गलत हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधीय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? इसमें व्यक्ति दूसरे की भावनाएं, अभिप्राय, व्यवहार को समझता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अनुभवजन्य, थर्ड है सामाजिक बुद्धि,
फोर्थ है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगर व्यक्ति दूसरे के अभिप्राय को सीखता है तो अंतःवैयक्तिक, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगर स्वयं के भावनाओं को समझता है तो ये ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, लेकिन दूसरे की भावनाओं को समझता है तो अंतःवैयक्तिक, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर व पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर सशक्तिकरण, सेकेंड है जेंडर रूढ़िबद्धता, थर्ड है जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन, फोर्थ है जेंडर समरूपता। तो इसमें दिखाया गया है कि कहा गया है कि पुरुषों को डॉक्टर पायलट तक सीमित नहीं रहना चाहिए और महिलाओं को नर्स और अध्यापक तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अध्यापक को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। तो इसमें जेंडर समरूपता को दर्शाया गया है, तो यही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें दिया है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। इसका कारण दिया है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है ए और आर दोनों सही है, ए आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत। चौथा ए और आर दोनों गलत है। देखिए इसमें पहले में दिया गया है कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है, सही। इसमें बच्चों को अगर चित्रात्मक रूप से दिखाएंगे, मुद्रित रूप से दिखाएंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये तो सही हुआ। दूसरा है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चा अगर खुश रहेगा तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा, तो यानी कि भावनाओं की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आर इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हुआ। ये आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने कार्य के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी है? फर्स्ट ऑप्शन है उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। सेकेंड है यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो। थर्ड है यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े। फोर्थ है उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न दें। तो अगर बच्चे को ज़्यादा प्रतिपुष्टि मिलेगी तब भी बच्चा जो है निगेटिव सो रहेगा, और अगर ज़्यादा कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तब भी, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। फोर्थ ऑप्शन ये ऑप्शन भी गलत हुआ, क्योंकि अगर ना मिले तब भी आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। या सुनिश्चित करना कि उसके व्यवहार उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान ना हो, तो ऐसा भी करना गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, क्योंकि उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना कार्य दोहराने के लिए कहना, उसे रचनात्मक रूप से प्रभावित करना, उसे रचनात्मक रूप से प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो देख लीजिए पोर्टफोलियो की कौन कौन सी विशेषता है। तो फर्स्ट है पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। सेकेंड है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। थर्ड है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रकृति के आकलन में संलग्न करके नियमितता को समुचित करते हैं। फोर्थ है पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं, ये सही है। सेकेंड है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं, ये भी सही है। थर्ड है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम
प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समन्वित करते हैं, ये भी सही है। फोर्थ है पोर्टफोलियो में असंबद्ध, ये असंबद्ध जो वर्ड दिया गया है इसलिए ये गलत है, तो गलत ही पूछा गया है क्योंकि इसमें नहीं है, तो इसे ध्यान से, जो नहीं वाला क्वेश्चन रहता है उसे ध्यान से करना चाहिए। तो नहीं वाला ये फोर्थ ऑप्शन ही सही है। ये सही तो यह है अपने आप से, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये सब समझ लो गलत है और आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। हम कल की क्लास में फिर से CDP के कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।